नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया 24 में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं चंबल के डकैतों के बारे में और बताऊंगा चंबल घाटी में कौन सा डकैत कब से कब तक सक्रिय रहा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चंबल के बीहड़ की तरफ और जानते हैं डकैतों के बारे में। चंबल घाटी का नाम आते ही हमारे जहन में डाकुओं की लंबी फेहरिस्त तैरने लगती है। दरअसल चंबल घाटी के बीहड़ कभी डकैतों के लिए घर हुआ करते थे, जहां से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाया करते थे। चंबल नदी का क्षेत्र डकैतों के मामले में सबसे ऊपर रहा है और इस नदी घाटी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था से दमित होकर कई लोगों ने बंदूक थामकर खुद को घोषित कर दिया और चंबल के बीहड़ का रुख किया। कई इनमें लोकप्रिय भी होते थे और कई मामलों में इन डकैतों को अपने जाति, समूह और क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त होता था। ये बात अलग है कि इनमें अधिकतर खुद को डकैत कहलाने की बजाय बागी कहलाना पसंद करते थे। बागी यानी वे जिन्होंने किसी कारणवश बगावत की हो, ना ही खुद के मजे के लिए लोगों को लूटा या डकैती की हो। दोस्तों, एक फिल्म भी बनी थी, उसमें एक डायलॉग था कि डकैत तो संसद में होते हैं, बागी चंबल में होते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चंबल के बीहड़ की तरफ और जानते हैं उन डकैतों के बारे में जिनसे पूरा चंबल कांपता था। तो दोस्तों, पहला नाम आता है मान सिंह। साल 1935 से 1955 के बीच मान सिंह ने 1112 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। वह आजादी से पहले और आजादी के बाद तक सक्रिय था। उसने 182 हत्याएं की थी, जिनमें 32 पुलिस अधिकारी शामिल थे। राठौड़ राजपूत के घराने से संबंध रखने वाले मान सिंह ने अपने पुत्रों, भाई और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके पर एक छत्र राज किया। मान सिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। उसकी छवि रॉबिनहुड सरीखी थी, जो अमीरों का पैसा लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था। साल 1955 में सेना के जवानों ने मान सिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के खेरा राठौड़ इलाके में मान सिंह का एक मंदिर है, जहाँ उसकी पूजा की जाती है। दूसरा नाम आता है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर पर कुछ साल पहले एक फिल्म भी बन चुकी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद की कहानी है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाद में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उनका झुकाव खेलों के प्रति हुआ। उन्होंने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया था। अपनी मेहनत की बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 3000 मीटर की बाधा दौड़ को 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर ने अपने नाम किया था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका। सेना से सेनानिवृत्त होने के बाद जब तोमर अपने गांव पहुंचे तो उसका विवाद एक बाबू सिंह नाम के दबंग से हो गया। इसके बाद बाबू सिंह ने तोमर की 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की और घर को जला दिया। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपने 10 साथियों के साथ मारे गए। इसके बाद नाम आता है फूलन देवी। फूलन देवी के बगैर चंबल के डकैतों की लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। फूलन का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी शादी उनसे 12 साल बड़े एक व्यक्ति के साथ करा दी गई। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग आई। बाद में सास ससुर ने उनके पिता से गुजारिश की कि वे उन्हें अपने पास ही रखें। 16 वर्ष की होने के बाद फूलन जब अपने ससुराल गईं तो सास ससुर और पति के साथ उनकी झड़प हो गई। उन्होंने उसे साफ रखने से साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर वापस भेज दिया। अपमानित फूलन डकैतों के एक गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद फूलन के गिरोह का सामना जब तक ठाकुरों के गिरोह से होता रहता था। एक मुठभेड़ के दौरान फूलन को बंदी बना लिया गया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदला एक रात 22 ठाकुरों की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1983 में फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया और साल 1996 में फूलन देवी राजनीति से जुड़ गई और 2001 की 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नाम आता है जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कोरेला गांव में जगजीवन परिहार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह से जुड़ गया था। कुछ दिनों के बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बनाया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबरी का काम किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। 2007 के मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई थी। इसके बाद नाम आता है मलखान सिंह। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से सामान्य आदमी बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। युवा मलखान ने जब इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया
और मलखान सिंह के एक मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और चंबल के बीहड़ का रुख किया। साल 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान और उसके गिरोह के अन्य साथियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन दे दी ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी हासिल की। साल 2014 के चुनाव में मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए चुनाव प्रचार किया था कि वह कांग्रेस के राज में डकैत बनने के लिए मजबूर हुआ था। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान मलखान सिंह एक सामान्य व्यक्ति की तरह कंधे पर बंदूक टांगे ग्वालियर में बैंक की लाइन में खड़ा देखा गया था। इसके बाद नाम आता है रामबाबू और दयाराम गडरिया। दरअसल रामबाबू और दयाराम गडरिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनके गिरोह को T1 यानी टारगेट 1 का नाम दिया था। यह गिरोह इस सफाई के साथ काम करता था कि पुलिस को यह तक पता नहीं था कि इसके गिरोह में कितने सदस्य हैं। माना जाता है कि साल 1997 और 1998 में रघुवीर गडरिया ने इस गिरोह को बनाया था। दरअसल रघुवीर की पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। इससे नाराज रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और अपने भतीजों रामबाबू, दयाराम, विजय प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक नया गिरोह बनाया था। साल 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने से रघुवीर मारा गया। उसके साथ मारे जाने वाले 3 अन्य सदस्य भी थे। वहीं 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन ये लोग साल 2001 में एक जेल से दूसरे जेल जाते वक्त पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। साल 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई और 2007 में रामबाबू एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। इसके बाद नाम आता है निर्भय सिंह गुज्जर। चंबल घाटी के इलाके में करीब 40 गांवों में निर्भय सिंह गुज्जर ने अपनी एक सरकार बना रखी थी। उसके सर पर सरकार ने करीब 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। 8 नवंबर 2005 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान गुर्जर की मौत हो गई। निर्भय सिंह गुज्जर को न केवल कई आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था, बल्कि उसके गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियां थीं। इन 10 सुंदरी में सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती उर्फ चमको, सरला जाटव और नीलम प्रमुख थी। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया था और बाद में ये उसके गिरोह में रम गई। निर्भय सिंह गुज्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने इस गिरोह को अपने हाथों में ले लिया था और निर्भय सिंह गुज्जर ने 4 शादियां की थी। इसके बाद नाम आता है ददुआ, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। चंबल के क्षेत्र में आतंक का पर्याय था। 16 मई 1978 को 22 साल की उम्र में ददुआ ने पहली हत्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपनी पिता की हत्या का बदला लिया था। इस घटना के 1 घंटे बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह ददुआ की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। जेल से छूटने के बाद ददुआ राजा रंगोली के गिरोह से जुड़ गया। वहां उसने गया कुर्मी से आपराधिक गतिविधियां सीखी। राजा के गिरोह के सदस्य जब एक के बाद एक ढेर हो रहे थे, तभी ददुआ ने अपना अलग गिरोह बनाया और उसे कुर्मी समुदाय की सहानुभूति प्राप्त थी। साल 1986 में ददुआ ने एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबर बताकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने 9 अन्य लोगों की भी निर्ममता से हत्या कर दी। प्रशासन द्वारा बढ़ती दंबिश को देखकर ददुआ ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना शुरू कर दिया। 22 जुलाई 2007 को ददुआ अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद नाम आता है अनीसा बेगम। अनीसा बेगम ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में कई डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। उसका नाम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। अनीसा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वह कोई भी हथियार आसानी से चला सकती थी। उसे न केवल लाठी चलाने का ज्ञान था, बल्कि वह बंदूक, राइफल, छुरी और चाकू से भी हमला करना जानती थी। अनीसा का जन्म जालौन जिले के रामपुरा गांव में हुआ था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि वह डकैत कैसे बन गई, लेकिन यह पता है कि वह सलीम गुर्जर के गिरोह की प्रतिष्ठित सदस्य थी। बाद में उसने सलीम गुर्जर से दूरी बनाते हुए अपना एक अलग गिरोह बना लिया था। अब नाम आता है अगला, सरला जाटव। निर्भय सिंह गुर्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने ही उसके गिरोह की कमान संभाली थी। माना जाता है कि उसने गिरोह को 2 भागों में बांट दिया था। महज 11 साल की उम्र में ही सरला जाटव का अपहरण कर लिया गया था। वह निर्भय सिंह गुर्जर के साथ रहा करती थी। निर्भय ने पहली ही शादी मुन्नी पांडे के साथ की थी। बाद में उसने नीलम गुप्ता को दूसरी पत्नी बनाया। निर्भय ने सरला की शादी 11 साल की आयु के श्याम जाटव से करा दी थी, लेकिन सरला की उम्र और सुंदरता बढ़ने के साथ ही निर्भय ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। उसने सरला को भागने में मदद की और हर तरफ खबर फैला दी कि सरला की मौत सर्प डसने से हो चुकी है। जीन्स और रेबल गॉगल्स की शौकीन सरला को पुलिस के मुखबरों ने पहचान लिया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। तो दोस्तों, ये थे चंबल के खूंखार डकैत जिनसे पूरा चंबल कांपता था। अब तो चंबल के डाकुओं पर विराम लग चुका है और ना ही अब चंबल में डकैत बचे हुए हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।